सो हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लिए थे कि भाई जिसका एन ज़्यादा होगा यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो चीज़ें बस वैलिड होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। जब हम उससे बड़े एटम्स के लिए स्टडी करते हैं तब ये चीज़ वैलिड नहीं होती। वो भी हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से ये डिफ़र करते हैं दोनों चीज़ें। तो आज कुछ पढ़ लेते हैं कि जैसे अब हमारे पास अगर n की वैल्यू किसी भी हाइड्रोजन के हमारे पास शेल्स हैं, लेट से 1s हमने देखी थी सब शेल, इसी तरीके से 2s शेल थी, फिर हमारे पास 2p शेल थी, उसी तरीके से हमारे पास 3s 3p 3d, फिर हमारे पास थी 4s 4p 4d और 4f। तो ये हमारे पास सब शेल्स थी। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूँ तो ऑब्वियसली जिसका एन ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी इस केस में ज़्यादा हो गई। इन दोनों के एन बराबर हैं तो इनकी एनर्जी बराबर हो गई। इसका एन ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, बराबर बराबर इसकी ज़्यादा है और ये बराबर हो गई। लेकिन ये है बस ओनली फॉर हाइड्रोजन, वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन। तो ऐसी मतलब ऐसी सबशेल्स जिनकी एनर्जी जो है सेम रहती है, जैसे कि हम देख रहे थे कि 2s ऑर्बिटल में और 2p ऑर्बिटल में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो नहीं है, बिल्कुल भी एनर्जी बिल्कुल सेम है। तो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये चीज़ आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि द ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये नोट डाउन कर लो आप पहले। डीजेनरेट की मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। बिल्कुल जेम्स, 3p ग्रेटर देन 3s होती है, लेकिन अभी मैं बस हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन एटम के केस में क्या होती है, एनर्जी कुछ इसी तरीके से होती है। ये अभी बेसिक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी डिफर करती हैं एक दूसरे से, मतलब हम जब बाकी एटम्स के लिए स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है। तो जैसे जो इलेक्ट्रॉन अपनी फर्स्ट स्टेट में होता है, यानी कि हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट स्टेट हो जाएगी उसकी 1s ऑर्बिटल। तो जब वो 1s ऑर्बिटल में होगा तो वो ही होती है उसकी ग्राउंड स्टेट। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब वो हाइयर अपनी हाइयर शेल्स में जंप करता है और उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है, तो तब हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये डिफरेंस होता है एक ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, कि ग्राउंड स्टेट में वो अपनी उस स्टेट में रहता है जहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और एक्साइटेड स्टेट में जब हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो जंप करेगा हायर शेल्स की तरफ, तब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो अभी जो हमने ये पढ़ा सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहाँ पे लिखा भी है कि द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट, और ये ग्राउंड स्टेट के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक्साइटेड स्टेट के बारे में भी लिखा हुआ है, तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं। तो अभी जैसे कि क्या हुआ, जैसे ही हम हाइयर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करें तब ये हुआ कि जैसे हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है तो अगर एक शेल हमारे पास ये है, दूसरी शेल हमारे पास ये है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर गई। तो इनके बीच में अब यहाँ मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में कुछ रिपल्शन होगा क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इस रिपल्शन की वजह से एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है, अगर हमारे पास एन सेम है तब भी। तो यानी कि अब क्या हो रहा है कि जो हमारी सब शेल्स हैं उनके बीच में भी एनर्जी में डिफरेंस आ रहा था जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, मल्टी इलेक्ट्रॉन जैसे जिसमें एक से ज्यादा या फिर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर उन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या हो रहा था कि सेम अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन अगर सेम है और हमारे पास एस पी डी एफ है, तो उनमें क्या हो रहा था, रिपल्शन हो रहा था, और इस वजह से इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ रहा था। तो यही कारण है कि जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के साथ साथ एल पर भी, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दोनों पर एनर्जी डिपेंड करने लगी। अब ये कह सकते हैं कि एस शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर उसके बाद पी शेल, फिर डी शेल, और उसके बाद एफ शेल। तो यानी एफ शेल की एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई है। ठीक, लेकिन अब साथ साथ क्या हो रहा था, जैसे अब हम थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं, जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब क्या, अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है
स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है हमारा जेड इफेक्टिव, इससे हम डिनोट करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट को। क्या होता है कि मान लो मेरा न्यूक्लियस है और ये कोई शेल है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी शेल है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरी शेल है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये सब शेल्स हैं, एसपीडीएफ में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो सब शेल्स के अंदर की लेट से अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, इसके पास भी नेगेटिव, इसके पास भी नेगेटिव। अब ये जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन ये वाला प्रोटॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब सेम सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन के पीछे ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये वाला, अब इस पर ऑब्वियसली जो इस प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स है वो कम लगेगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पीछे आ गया, ये ऑब्वियसली इस शेल के पीछे आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस पर अट्रैक्टिव फोर्स कम लगेगी। अब ये जो लास्ट वाली जो शेल है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन और भी पीछे है, तो यानी कि इस पर और भी कम अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो धीरे धीरे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो रही थी शेल्स के इंक्रीज करने पर, क्योंकि जो उसके आगे वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्टिव चार्ज को कम कर दे रहे थे। इसी को ही बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि एक शील्ड क्रिएट हो जाती है जस्ट, जैसे मान लो इस शेल और इस शेल के बीच में एक शील्ड क्रिएट हो गई, जिससे क्या हो रहा है कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन है वो कम लग रहा है, तो इसे ही हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसे आप अपनी भाषा में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो shielding of the outer shell electrons from the nucleus by the inner shell electrons, this is known as shielding effect by the inner shell electrons। तो inner shell के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो शील्ड कर रहे थे। बिल्कुल, तो जैसा कि हमने है ना, n जैसे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, l हमारा सब शेल्स को डिनोट कर रहा है, n शेल्स को डिनोट करता था, और ये ऐसी तरीके से m जो था वो हमारे ऑर्बिटल्स को डिनोट करता है। तो ये क्वेश्चन तो अराइज ही नहीं होना चाहिए था। तो इस पर हम मूव करते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि जो द अट्रैक्टिव फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहे थे ना आउटर शेयर के इलेक्ट्रॉन्स, वो बढ़ती है विद इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि अगर मैं इस पी को बढ़ाऊंगा, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा दूंगा, तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स जो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर लग रही थी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन पर जो एनर्जी लग रही है, यानी द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो भी अपनी ऑर्बिटल की एनर्जी है वो कम होती है, यानी कि मोर नेगेटिव हो जाती है विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अब हम इस चीज को जो भी हमने पढ़ी है इसको हम और अच्छे तरीके से अगर समझें, तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ कि जो Z इफेक्टिव होगा, ऊपर वाली चीजों को नोट डाउन कर लो आप, मैं सोचता हूँ इसने कि किस तरीके से समझा है। स्क्रीनशॉट अगर ले लिया तो मूव करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर मूव करते हैं कि जो Z इफेक्टिव है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है वो घटता है जब हम उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी कि L इंक्रीज करते हैं। तो यानी कि Z इफेक्टिव यहाँ पे बस शील्डिंग इफेक्ट है जो कम हो रहा है जैसे जैसे हम L को इंक्रीज करते जा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है कि जो s ऑर्बिटल होता है ना, s ऑर्बिटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करेगी न्यूक्लियस के साथ। फिर उसके बाद p ऑर्बिटल आ जाएगी जो थोड़ा कम अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसकी s ऑर्बिटल के साथ, लेकिन वो भी टाइटली बाउंड कर पाएगी, जो d ऑर्बिटल से कम होगी। तो इस तरीके से इनका लेवल्स मतलब घट बढ़ रहा था कि s का सबसे कम होता है, फिर p का, फिर d का, फिर f का। यानी f जो है वो बिल्कुल ही मतलब इलेक्ट्रॉन पर अपनी ज़्यादा पकड़ बनाए नहीं हुए है। तो वहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी करना आराम आराम से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर हम रिमूव करेंगे उसे एनर्जी देकर, और इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइटेड स्टेट में भी पहुंच जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो अपना इलेक्ट्रॉन था उसकी जो एनर्जी थी वो डिपेंड कर रही थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर भी और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर भी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से डिपेंड करती है। यानी कि अगर मैं देख लेता हूँ सम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का भी और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का भी, तो वो हो जाएगा n+l। तो अगर मैं n+l की वैल्यू को कम करूंगा किसी ऑर्बिटल के लिए, तो उसका मतलब होगा कि मैं उसकी एनर्जी को भी कम कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर सेम वैल्यू ऑफ n+n के लिए अगर मान लो किसी दो ऑर्बिटल के n+n की वैल्यू सेम आ जाती है, तब हम देखते हैं कि जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसकी वैल्यू, मतलब अगर मेरे पास दो ऑर्बिटल्स हैं ये,
ठीक है, ये कोई दो ऑर्बिटल है। ठीक है, एक ऑर्बिटल है लेट से मेरे पास, एक ऑर्बिटल ले लेते हैं यहाँ पे, 2p ले लेते हैं। अगर ये 2p ऑर्बिटल का है, ये 3s ऑर्बिटल का है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे n+l की वैल्यू आ जाएगी इस शेल के लिए 3, और इसी तरीके से यहाँ पे n+l की वैल्यू आ जाएगी 3। दोनों की एनर्जी बराबर है। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि किसकी एनर्जी कम है? तो तब मैं उस केस में देखूंगा n की वैल्यू को। तो अगर जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी ऑब्वियसली कम होगी। तो यानी कि यहाँ पर 2p की n की वैल्यू कम है, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी n के लिए। तो यानी कि 3s की एनर्जी ज्यादा है 2p से। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, इफ n+l इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर इस कांस्टेंट की जगह लिख देता हूँ इज सेम, देन वी विल सी वैल्यू ऑफ n। ओके, तो इस चीज को भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास ऑर्बिटल है 1s, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, l की 0 हो जाएगी, और वैल्यू ऑफ n+l हो जाएगी मेरी 1। तो इस ऑब्वियसली n+l की वैल्यू 1 सबसे कम है, तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 2s देखूं, तो वैल्यू ऑफ n है मेरे पास 2, वैल्यू ऑफ l है मेरे पास 0, n+l की वैल्यू है 2, यानी कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी 1s ऑर्बिटल से। ठीक है, फिर अगर मैं देखता हूँ 2p ऑर्बिटल को, तो वैल्यू ऑफ n है मेरी 2, वैल्यू ऑफ l है मेरी 1, तो उस केस में दोनों का सम 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 3s की बात करें तब भी n+l 3 हो जाएगा। लेकिन सिंस दोनों की एनर्जी अब n+l से सेम आ गई है, तो हम जाएंगे n की वैल्यू के ऊपर, n2 कम है, n=2 है, यहाँ n=3 है, तो ऑब्वियसली जो 2 कम है इसलिए हैज लोअर एनर्जी देन दिस। इसी तरीके से ये चीज मूव करती हुई चली जाएंगी। तो फिर अगर हम 3p और 4s के लिए भी देखें, तो 3p के केस में 3+1 आ गया 4, 4+0 आ गया 4, दोनों 4 सेम हो गए। तो उस केस में अब हम देखेंगे n की वैल्यू पर, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर एनर्जी का चार्ट गिवन है, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा।